नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कई दिनों से दिख रहे हैं। बीते कई महीनों से दिल्ली में किसी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही। दिल्ली में आईएएस की पोस्टिंग का कंट्रोल गृह मंत्रालय के पास है। बीते कई महीनों में आईएएस अफसर की पोस्टिंग नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने आज शुक्रवार को अपने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पार्टी ने घोसी लोकसभा सीट से पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान, आजमगढ़ से भीम राजभर, एटा से मोहम्मद इरफान, धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी, फैजाबाद से सचिदानंद पांडे, बस्ती से दयाशंकर मिश्र, गोरखपुर से जावेद सिमनानी, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य, रॉबर्ट्सगंज से धनवेश्वर गौतम को टिकट दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में बारामूला सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं श्रीनगर सीट से रुहुल्ला मेहंदी को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि ऐसा माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही पीडीपी ने कश्मीर की तीनों लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया, इसलिए वो अब तीनों सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर रही हैं। हालांकि दोनों पार्टियों ने जम्मू में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। जम्मू कश्मीर में हालात बदल चुके हैं, अब यहाँ अमन चैन कायम है। अनुच्छेद 370 हटने से बहु बेटियों को हक मिला है। जम्मू कश्मीर में विकास और विश्वास साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ के गांव-गांव तक बिजली पहुँच चुकी है, इसलिए आतंकवाद और अलगाववाद कोई मुद्दे नहीं हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कहते थे कि 370 हटी तो आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर हमें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने इनको आईना दिखा दिया। अब देखिए, जब उनकी यहाँ नहीं चली, जम्मू कश्मीर के लोग उनकी असलियत जान गए, तो ये लोग अब जम्मू कश्मीर के बाहर देश के लोगों के बीच भ्रम फैलाने का खेल खेल रहे हैं। ये कहते हैं कि 370 के हटने से देश को कोई लाभ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहती है। इन परिवार चलित पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। पीएम मोदी ने आगे तंज कसते हुए कहा कि इन राजनीतिक पार्टियों का मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली और फॉर द फैमिली है। उधमपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर में वापस राज्य का दर्जा मिलेगा, जम्मू कश्मीर में खुलकर निवेश होगा और यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर भारत और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। इस संकल्प को लेकर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। दिल्ली के शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता को कल गुरुवार को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद जांच एजेंसी ने उन्हें आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। बता दें कि सीबीआई ने कविता की 5 दिन की हिरासत की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। वहीं मामले पर सुनवाई करने के बाद विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आदेश को सुरक्षित रख लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ काम कर रहा है और लगातार समय मांगने के बाद भी हमें समय नहीं मिल रहा। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है कि हमारी बात का उत्तर नहीं देते हैं, मिलते नहीं हैं। ये बात मैंने संसद में भी कही है और बाहर भी कही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरे 3 सवाल हैं। क्या वीवीपैट स्टैंड अलोन मशीन है? क्या वीवीपैट की कनेक्टिविटी इंटरनेट से है? और वीवीपैट में कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिंह ने पूछा कि इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? हम साल 2023 से समय मांग रहे हैं, लेकिन समय नहीं देते। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूर्ण रूप से पक्षपात तरीके से काम कर रहा है। राजस्थान के कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के आरोपों पर बीजेपी विधायक संदीप शर्मा और कल्पना देवी ने पलटवार किया है। दरअसल प्रहलाद गुंजल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर
ओम बिरला और उनके अधिकारियों के साथ ही ओएसडी भाई एवं कोटा आईजी पर गंभीर आरोप लगाए थे। प्रहलाद कुंजल ने कहा कि चुनाव में प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और आईजी बीजेपी प्रत्याशी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अनावश्यक परेशान कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा कैंप कार्यालय को बीजेपी कार्यालय के रूप में उपयोग किया जा रहा है और उनके ओएसडी राजीव दत्ता खुलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रहलाद गुंजल के आरोपों पर बीजेपी विधायकों ने पलटवार करते हुए कहा कि गुंजल की आंखों में अहंकार की गंदगी, दिल में झूठ और कपट है, इसलिए उन्हें विकास नजर नहीं आएगा। ओम बिरला ने कोटा और बूंदी में 8,100 करोड़ रुपए के काम करवाए हैं। उन्होंने गुंजल को चुनौती दी कि वह अपने 10 साल के विधायक कार्यकाल के विकास कार्य बताएं। बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि कोटा में करीब 5300 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। कोटा बूंदी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मिला है। कोटा में कोटा जंक्शन और डकनिया तालाब को 350 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का काम चल रहा है। डकनिया तालाब में जल्द ही सभी प्रमुख ट्रेनों का ठहराव होगा, जिसका फायदा नए कोटा के 10 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा। इसके साथ इन्होंने कई और उपलब्धियां भी गिनाई। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है। इस बीच खबर है कि तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल यहां से बीजेपी नेता विद्या रानी भगवा पार्टी का साथ छोड़ नाम तमिलर काची में शामिल हो गई हैं। बता दें कि नाम तमिलर काची यानी एनटीके ने विद्या को कृष्णागिरी सीट से मैदान में उतारा है। पहले माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें अपने टिकट पर मैदान में उतार सकती है, लेकिन ऐसा ना होने पर विद्या ने पार्टी बदल ली और अब वे एनटीके के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी को विद्या के पार्टी से अलग होने का बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि विद्या लंबे समय से राजनीति में एक्टिव हैं और बीजेपी की तमिलनाडु की यूथ विंग की उपाध्यक्ष रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उन्होंने तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अब उन्होंने पाला बदल लिया है। तमिलनाडु के अलावा भाजपा को महाराष्ट्र में भी झटका लगा है। यहाँ से बीजेपी नेता धैर्यशील मोहिते पाटिल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दरअसल बीजेपी ने माड़ा लोकसभा क्षेत्र से रणजीत सिंह निम्बालकर को अपना उम्मीदवार बनाया है और इसी वजह से नाराज धैर्यशील मोहिते पाटिल ने बीजेपी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद पुणे में उन्होंने शरद पवार से भी मुलाकात की, जिसके बाद से अफवाहों का बाजार गर्म है कि वह एनसीपी शरद पवार खेमे में शामिल हो सकते हैं और माड़ा लोकसभा उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। कांग्रेस दिल्ली की 3 लोकसभा सीटों पर आज अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस आला कमान ने तीनों सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तकरीबन तय कर लिए हैं। इसमें उत्तर पूर्व दिल्ली क्षेत्र से जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार, चांदनी चौक क्षेत्र से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और उत्तर पश्चिम दिल्ली क्षेत्र से पूर्व सांसद उदित राज के नाम शामिल हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी आज शुक्रवार को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है, लेकिन इस बीच सूत्रों का कहना है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का एक खेमा लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों के नामों से सहमत नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। समझौते के तहत आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी पहले ही अपने चारों प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि पार्टी के सामने फंड की समस्या आ रही है, जिस वजह से लोकसभा चुनाव में पार्टी को उम्मीदवारों का समर्थन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से यह वित्तीय संकट पैदा हुआ है, लेकिन भले ही कांग्रेस की राह में बीजेपी बाधा उत्पन्न कर रही हो, इसके बावजूद भी हम स्पष्ट बहुमत हासिल करेंगे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हमारे लिए समस्याएं पैदा करने की कोशिश की गई, हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए और सार्वजनिक फंड के माध्यम से हमने जो धन एकत्र किया था वह 300 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री द्वारा चुरा लिए गए। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने फरवरी में कांग्रेस के 4 प्रमुख बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए थे। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि चुनाव अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताज़ा घटनाक्रम में तमिलनाडु के नीलगिरी लोकसभा क्षेत्र के एक चुनाव अधिकारी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक चिट्ठी लिखकर रिटर्निंग ऑफिसर जिला कलेक्टर पर डीएमके उम्मीदवार ए राजा के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर
पी सरवनन ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि रिटर्निंग ऑफिसर एम अरुणा उन्हें परेशान कर रही थी और व्यक्तिगत रूप से ए राजा के प्रत्येक खर्च को देख रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अरुणा ए राजा के पक्ष में लेखांकन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी और डीएम के उम्मीदवार के प्रति अरुणा के पक्षपात का समर्थन नहीं करने की वजह से चुनाव अधिकारी सरवनन को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर एम अरुणा ने इन आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें पूरी तरह से निराधार बताया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।